हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि सपोज करो एक वायर है, तो इस वायर में अगर आप करंट आई फ्लो करवा रहे हो तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ओरस्टेड ने। इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद आता है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ यूज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के। अगर मान लो किसी वायर में कुछ करंट जा रहा है लेट आई, तो और इसका अगर मैं स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं डीएल, तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस है लेट यहाँ से आर, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जो है डीएल, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्मॉल जो लेंथ है डीएल उस पर, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पोजीशन वेक्टर और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसके साइन थीटा पर, और इनवर्सली डिपेंड करेगा सेपरेशन पर यानी कि आर स्क्वायर पर। तो इन सबको अगर हम कंबाइन करें और एक कांस्टेंट लगाएं तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर ये है स्मॉल पोर्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, उसका फॉर्मूला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर की क्यूब। ध्यान रखना ये नीचे वैसे आर क्यूब आ गया लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही रहेगा। इसके अलावा जो डीबी की डायरेक्शन होगी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डी आर डीएल और आर के परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। तो जो भी डायरेक्शन होगी डीएल क्रॉस आर की वही डायरेक्शन होगी डीबी की, और आप इसको राइट हैंड स्क्वायर रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक कंक्लूजन हम और भी निकाल सकते हैं। मान लो कोई भी वायर है और वायर की एक्सिस पर ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी जीरो, यानी कि डीबी इक्वल टू हो जाएगा जीरो अगर साइन थीटा, क्योंकि थीटा अगर 0 डिग्री है इसका मतलब वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो साइन थीटा अगर थीटा 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए अगर पॉइंट वायर के एक्सिस पर कहीं पर भी लाई करे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी। या मान लो इस तरह से कोई वायर रखा हुआ है तो इसी के पॉइंट पर, इसी लाइन के एक्सिस के पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो 0 आएगी। इस फॉर्मूले में जो म्यू नॉट होता है ये होता है म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और यूनिट रहेगी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम हर जगह एप्सिलॉन नॉट ज़्यादातर फॉर्मूले में आता था, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जब भी ज़्यादातर फॉर्मूले होंगे उसमें म्यू नॉट आएगा। एक्चुअली इन दोनों में रिलेशन होता है, सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट की, दैट इज सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होगा 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में सी स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें लेट सेंटर मतलब वायर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और ये जो पॉइंट P है ये लेट एंड ऑफ द वायर से, ये जो एंड है इससे एंगल बना रहा है यहाँ पर φ1, और जो दूसरा एंड है लेट उससे एंगल बना रहा है φ2। तो ऐसे में लेट इसमें करंट जा रहा है I और A है यहाँ से परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट P। तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की, सो इट विल बी गिवन एज B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई इंटू में A, और यहाँ पर आएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ऑल दो ये डेरिवेशन अब सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको काफ़ी जगह यूज कर सकते हो। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 और प्लस साइन φ2। ध्यान रखना φ1 और φ2 ये एंड पॉइंट से एंगल होंगे, और जो ए है ये होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वायर।
तो यहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट है, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वायर, B है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट परमेबिलिटी जैसे मैंने अभी बताया था आपको। इसका स्पेशल केस फर्स्ट है कि अगर मान लीजिए आपका जो वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्गर पॉइंट P बहुत पास लाई कर रहा है और ये सेपरेशन है A, तो ऐसे में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल नियरली 90 डिग्री होंगे, तो φ1 और φ2 दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा ये यहाँ पर 1 + 1 2 होगा, और 2 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2πa, और यही फॉर्मूला होता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ क्वेश्चन में कंडक्टर बोला हुआ है, वायर बोला हुआ है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर का, स्ट्रेट वायर का, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2πa। सेकंड केस है कि अगर मान लो वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और कोई पॉइंट P इसके किसी भी एक एंड पर आ रहा है, तो ऐसे में एक एंगल हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा नियरली 90 डिग्री। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा, तो जो पहला आया था उसका 4 हो जाएगा एंड पर, B = म्यू नॉट I अपॉन में 4πa। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो अगर मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और इसका रेडियस है R, तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पर वो रहेगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू में R। ध्यान देना, वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड था नियर पॉइंट पर वो था म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, तो स्ट्रेट वायर के लिए पाई आएगा, जबकि यहाँ पर पाई नहीं आता है। जहाँ पर भी मैं कैपिटल B लिख रहा हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड है, R रेडियस ऑफ लूप, I इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास जो लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेपरेटर्स पे हमने लगाए हुए हैं, तो n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है, तो ऐसे में जो B होगा वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो अब फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट Ni अपॉन में 2 इंटू में R। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो सपोज करो हमारे पास एक लूप है और इसका रेडियस है लेट R, और यहाँ से इसके सेंटर से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है मैंने उसको माना हुआ है x, तो ऐसे में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और लेट इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट कैपिटल N इंटू में I इज द करंट, A यहाँ पर आएगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3 अपॉन में 2। यहाँ पर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, I इज इलेक्ट्रिक करंट, R रेडियस है लूप का, X सेपरेशन है सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक, तो N नंबर ऑफ टर्न, R रेडियस, X डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लूप टू द पॉइंट P, I इज इलेक्ट्रिक करंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर। मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है I, तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप अपने इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक वायर है और आपका जो थंब है, अगर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर है राइट हैंड की, ध्यान रखना राइट हैंड की, तो वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी। नो राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप, इसका उल्टा करना है। इसमें क्या होगा, लेट आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लो कि वो करंट की डायरेक्शन बताएंगी, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे में जो आपका थंब आएगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा था, कर्ल्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी B, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा सर्कुलर लूप के लिए, कर्ल्ड फिंगर डायरेक्शन करंट की बताएंगी और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्लॉक रूल हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से डिपेंड करेगी कि पोल कौन सा होगा। अगर सपोज करो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब ये होगा जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये जो पोल होगा जो बाहर की तरफ होगा वो साउथ पोल होगा। तो अगर मैं आउट ऑफ द स्क्रीन से देख रहा हूँ
तो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा। लेकिन अगर इसके आप पीछे जा करके देखोगे तो वो करंट की डायरेक्शन भी आपको चेंज मिलेगी और पोल भी चेंज मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर नॉर्थ पोल है तो उसके साथ में साउथ पोल जरूर रहेगा, अगर इधर से नॉर्थ है तो उधर से वो साउथ रहेगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें बताता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सर्किट दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये फॉर्मूला होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का। यहाँ पर क्लोज, इसका मतलब क्लोज सर्किट के उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल है स्मॉल एलिमेंट, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, और आई है एम्पियर लूप के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड आई है। ना इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे पहला है फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से सेपरेशन है ये ए, तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में ए क्या है, वायर से लेकर के पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसको कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन ध्यान देना स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जबकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो है कैपिटल एन। तो स्मॉल एन को आप कैपिटल एन अपॉन एल भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और क्वेश्चन पढ़ करके अगर कहीं पे बोला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 या 2000 है, तो वो तो हो गया आपके कैपिटल एन की वैल्यू। और अगर ये बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स 2000 पर मीटर है, तो ऐसे में वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्मॉल एन को। तो यूनिट से आपको पता चलेगा, अगर कोई यूनिट टन्स की नहीं दी हुई है तो वो कैपिटल एन है, और अगर टन्स के बाद में पर सेंटीमीटर या पर मीटर लिखा हुआ है तो वो स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो वो कांस्टेंट होंगी या यूनिफॉर्म होंगी कह सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ हो जाएगा एट द एंड पॉइंट, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलिनॉइड, तो जो आपकी स्ट्रेट सोलिनॉइड थी अगर आप उसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा दे रहे हैं ऐसे, तो ये आपका टोरॉइड बन जाता है। अब टोरॉइड में 3 रीजन है, सबसे अंदर वाला रीजन, फिर ये जो टोरॉइड के अंदर होगा ये सेकंड रीजन, और एक बाहर वाला रीजन थर्ड रीजन। तो अगर फर्स्ट रीजन में आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी 0, और थर्ड रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगी। सिर्फ जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो सेकंड रीजन में मिलती है, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अगेन यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है यह है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये होगा एन अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस। तो कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। अब थिक वायर की बात करें तो ये एनसीईआरटी में अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो अगर कोई पॉइंट मान लीजिए आउटसाइड लाई कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा ए इज द रेडियस ऑफ वायर, और लेट आर है डिस्टेंस between the axis of the wire and the point where you want to find out the magnetic field। तो वो लेट आउटसाइड पॉइंट पर है तो ये डिस्टेंस होगी लेट आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जैसे सिंपल एक वायर का हमने फाइंड किया हुआ था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर इनवर्सली आर पर डिपेंड करेगी, लेकिन इनसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू में आर। तो इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आर पर डिपेंड कर रही है, और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बी वर्सेस आर का, तो जब तक पॉइंट आपका अंदर है, यानी कि अगर आर की वैल्यू ए से कम है, तो तब के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली आर पर डिपेंड कर रही है, तो ये इंक्रीज होगा। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब जैसे आप सरफेस पर आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर उसके बाद ये डिक्रीज करेगा इस तरह से, बी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है आर पर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ।
Now next topic is force on moving charge in magnetic field. तो सपोज करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है और कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसे में उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। तो जो फोर्स लगेगी वो B और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और इसको अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर F फोर्स है, Q है चार्ज ऑन मूविंग पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी F को हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। नाउ स्पेशल केस, अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो जिस स्पीड से है, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उसकी स्पीड 0 है, फोर्स उस पर लग नहीं रही है। सेकंड, अगर मान लीजिए थीटा है 180 डिग्री, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल है या कह लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसे में जो फोर्स लगेगी वो 0 लगेगी, और 0 अगर थीटा 0 होगा तब भी फोर्स 0 ही लगेगी। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और जिस स्पीड से वो चल रहा होगा उसी स्पीड से चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो ऐसे में उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी क्यू वी बी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि यूज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर मान लीजिए आपकी राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो आपका जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। नाउ लॉरेंट्ज फोर्स, तो लॉरेंट्ज फोर्स होता है समेशन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगेगी QE, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो नेट लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगी Q, इसमें आप चार्ज को कॉमन ले सकते हो, QE प्लस में V क्रॉस B, तो ये हो जाएगी लॉरेंज फोर्स, जबकि जो QV क्रॉस B होता है वो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। नाउ वी विल डिस्कस द पाथ ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो लगेगी F इक्वल टू QV क्रॉस B। अब अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, दोनों ही केस में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 0 रहेगी, तो ऐसे में उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लग रही तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसी कांस्टेंट स्पीड से वो चलता रहेगा। तो ऐसे में उसका जो पाथ होगा वो रहेगा स्ट्रेट लाइन, अगर वो मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। सेकंड है थीटा अगर 90 डिग्री है तो ऐसे में जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पर वो लगेगी मैक्सिमम QVB के इक्वल, और ऐसे में जो उसका पाथ होता है वो रहेगा सर्कुलर, और अगर सर्कुलर पाथ है तो उसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा R इक्वल टू MV अपॉन में QB। R इज द रेडियस, M इज द मास ऑफ द पार्टिकल, V इसकी स्पीड होगी, Q चार्ज और B मैग्नेटिक फील्ड है। अब R इक्वल टू MV अपॉन QB है, तो जो टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई M अपॉन में QB। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो 1 अपॉन T या फिर QB अपॉन में 2 पाई M। तो यहाँ पर R रेडियस है, V वेलोसिटी है, Q चार्ज है, M मास ऑफ पार्टिकल एंड B है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है B, और यहाँ पर किसी एंगल लेट आर्बिट्री कोई एंगल है थीटा है एंगल यहाँ पर, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है V। तो ऐसे में इस चार्ज पार्टिकल पर की दो वेलोसिटी होंगी, एक तो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे V पैरेलल, और एक कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर। तो जो V पैरेलल होगा वो तो हो जाएगा V कोस थीटा, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा V साइन थीटा। अब जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगेगी, और जो
पैरेलल डायरेक्शन में इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कह लो कि पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी 0 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो रहेगी Q V sin थीटा इंटू में B। तो चार्ज पार्टिकल जो पाथ होगा उसका वो होगा हेलिकल इसलिए क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि उसको सर्कुलर पाथ देगी, और एक आगे की तरफ भी वेलोसिटी इसमें है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगा, तो इस तरह से उसका पाथ आएगा हेलिकल पाथ। तो जो रेडियस होगा वो किस वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो इसका मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रह जाएगा r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है, लेकिन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेंगे जो कि है v sin थीटा, तो r इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो ये रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करा, तो ये तो सेम ही रहेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है पिच होता है सेपरेशन बिटवीन टू सर्कुलर, तो पिच होगा ये सेपरेशन। अब डिस्टेंस एक तरह का डिस्टेंस बोल्ट होता है स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड हम लेंगे v पैरेलल वाली जो कि है v cos थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम की जो कि है 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो पिच का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई m क्यू बी कोस थीटा अपॉन में 2b, 2 पाई m b कोस थीटा अपॉन में क्यू बी। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसमें सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो उसको मैं सेकंड पार्ट में जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।